हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भाई इंडियन पॉलिटी का पार्ट 10वां और वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी कह लीजिए, रेलवेज, पुलिस, स्टेट पीसीएस में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भाई, ये आईएएस 2003 के अंदर पूछा गया है। As per Indian protocol, who among the following ranks highest in the order of precedence? यानी कि अगर मैं इन चार ऑप्शन की बात करूं तो इनमें से सबसे ऊपर रैंक किसका आता है। ये मैं भी उस हिसाब से बोल रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि इंडिया में सबसे पहला रैंक किसका है, जैसे कि मैं बोलूँ कि इंडिया का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप बोलेंगे कि भाई मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट की। अगर मैं सेकंड पूछूं कि सेकंड हाईएस्ट कौन होएगा भाई, तो इस हिसाब से इनका एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। ठीक है, ये ऑर्डर हम लोग अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ये आते हैं भाई पहले रैंक पर, जो कि अभी हैं श्री रामनाथ कोविंद। उसके बाद नंबर आता है भाई वाइस प्रेसिडेंट का, जो कि इस समय पर हैं श्री वेंकैया नायडू। तीसरे नंबर पर आते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर, जो इस समय पर है नरेंद्र मोदी। और चौथे नंबर पर अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो जिस स्टेट का गवर्नर होगा उस स्टेट के गवर्नर को वहां का फोर्थ रैंक मिलेगा भाई। और पांचवा रैंक मिलने वाला है फॉर्मर प्रेसिडेंट को। और छठवां रैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि इस समय पर हैं एस बोबडे। उसके बाद छठवां रैंक होगा भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा का। सातवें रैंक के अंदर काफी लोग आएंगे भाई, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर आ गए, स्टेट के सीएम आ गए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि सातवें के अंदर काफी कुछ है। उसके बाद आता है भाई सेवंथ ए, यानी कि सात के बाद आठ नहीं आएगा, फिर आएगा सेवंथ ए, जहां पर सभी भारत रत्न अवॉर्डी का नाम है। एट्थ में आते हैं भाई सीएम आते हैं, गवर्नर आते हैं दूसरे स्टेट के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गवर्नर तो अभी ऊपर भी आया था, अब गवर्नर फिर से आ गया। देखिए गवर्नर भाई, ये पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैं यूपी के बारे में बात कर रहा हूँ तो चौथे स्थान पर यूपी के गवर्नर आएंगे। और अगर मैं यूपी की ही प्रेसिडेंस की बात कर रहा हूँ कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो किसी अदर स्टेट का गवर्नर जो आएगा वो आठवें रैंक पर आएगा। तो आठवें रैंक पर होंगे गवर्नर और सीएम एंड गवर्नर ऑफ अदर स्टेट। और नौवें स्थान पर होंगे भाई जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हो सके तो भाई इसको पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन है, तो भाई जैसे हमने चार्ट देखा था, तो गवर्नर ऑफ स्टेट का रैंक आता है भाई फोर्थ पे। उसके बाद फिफ्थ पे आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट, और स्पीकर ऑफ लोकसभा आता है भाई सिक्स्थ के बाद। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। क्योंकि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी कोई इसमें रैंक नहीं था भाई, तो मैं तीनों के बारे में डिस्कस कर चुका हूं आपको। क्योंकि स्पीकर आता है छवें नंबर पर, गवर्नर आएगा चौथे पर, फॉर्मर प्रेसिडेंट आएगा पांचवें पर। तो इस हिसाब से हाईएस्ट कौन हुए भाई, गवर्नर ऑफ स्टेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मैं गवर्नमेंट टेबल की बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर रैंक किसका आता है। अभी मैं फिर से आपको वही चार्ट दिखाने वाला हूं। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ स्टाफ एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो भी अगर मैं चीफ जस्टिस की बात करूं, चीफ जस्टिस का रैंक रहा, ये रहा छठवां। इससे ऊपर पूछा गया तो इससे ऊपर भाई फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है, और तीन पोस्ट के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए अब ऑप्शन में देख लेते हैं। तो भाई इसका मतलब हुआ कि हम लोग इस पे लगाएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये फिफ्थ रैंक पे आते हैं भाई, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं छवें रैंक पर। चीफ जस्टिस और स्पीकर दोनों ही छठे रैंक पर हैं भाई। नेक्स्ट है, अब ये चार ऑर्डर दिए हैं भाई, यानी कि चार ऑप्शन है, इनको हमको सीक्वेंस वाइज लगाना है, यानी कि जिसकी प्रेसिडेंस पहले आती है वो पहले आएगा और बाद वाला बाद में। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कैबिनेट सेक्रेटरी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी आपने हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में सुना था कि वो आते हैं छवें रैंक पर। ठीक है, और इन सब के बारे में उस चार्ट पे मैंने नहीं लगाया था। तो इसका मतलब क्या है कि ये छः के बाद ही आएंगे बाकी, इसलिए मैंने उस चार्ट के अंदर उसको नहीं लगाया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो सबसे पहले आएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो हो जाते हैं खत्म। अब एक बार मैं फिर से उस चार्ट की ओर चलता हूं भाई। तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद आते हैं भाई सेवंथ नंबर पर कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि अब ऑप्शन आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर वाली। दैट मीन्स ये है 3, यानी कि पहले आएगा 4 फिर आएगा 3। उसके बाद अगर मैं बात करूं चीफ इलेक्शन कमीशन की, तो इनकी प्रेसिडेंस आती है भाई 9A पर स्थान है इनका। और यूनियन कैबिनेटरी की बात करूं, यूनियन सेक्रेटरी की कैबिनेट की, तो ये आता है 11वें पर। दैट मीन्स के 4,
3, 2 एंड 1, ये जो है इसका सही ऑर्डर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, ध्यान से करिएगा, क्योंकि आपको प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पूछने वाला है, क्योंकि वो तो एक थर्ड क्लास के फोर्थ क्लास के बच्चे को पता है कि फर्स्ट रैंक जो होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। अगर आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा। नेक्स्ट है, हु इज़ द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर भाई सिविलियन ऑफिसर की बात की जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं भाई हमारे टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इनके बारे में भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के। लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन आएगा, वहां पर जाके पिछला पार्ट आप लोग देखिएगा, तभी ये पार्ट पे आइएगा। उसके बाद है, फॉर इलेक्शन टू लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो भी कैंडिडेट आते हैं तो अपना नॉमिनेशन किस हिसाब से भरते हैं भाई। तो मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करता हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा है एनीवन रिजाइनिंग इन इंडिया। इसका मतलब है कि कोई भी भारत में रह रहा है वो लोकसभा के लिए खड़ा हो सकता है। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। रहने को तो मतलब कि कोई भी जा सकता है कि बाहरले कंट्री से कोई आएगा और रहने लग जाएगा। जब तक उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती तब तक तो वो इस चीज़ में आ ही नहीं पाएगा, इनके वोटर लिस्ट में आना जरूरी है। उसके बाद है ए रेजिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन टू बी कंटेस्टेड, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम है उसी पे वो इलेक्शन लड़ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। तो भाई ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर किसी को भी भाई लोकसभा के चुनाव के लिए कैंडिडेट बनना है तो उसको भारत की जो वोटर लिस्ट है ना भाई, यानी कि जो इलेक्टोरल रोल ऑफ कंस्टिट्यूएंसी है, किसी भी शहर की हो भाई, किसी भी प्रदेश की हो, यानी कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं पंजाब की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मान लीजिए लुधियाना की बात कर लेते हैं, कि ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरे को लुधियाना के लिए लड़ना है तो मेरे लुधियाना के आईडी में ही नाम होना चाहिए। अगर मैं चाहे हरियाणा से भी हूँ तब भी मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑल ओवर कहीं ना कहीं तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम है, यानी कि चुनाव पत्र में मेरा नाम है। इसको क्या आप वोटर आईडी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और लोकसभा के लिए मिनिमम एज क्या है भाई? 25 ईयर है। और राज्यसभा के लिए यही उम्र 30 उम्र है, यानी कि 30 के बाद आप लोग 30 के होने के बाद राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है ए कैंडिडेट ऑफ लोकसभा पोल लॉसेस इज सिक्योरिटी अमाउंट इफ ही और शी डज नॉट गेट। तो भाई आपने सुना होगा भाई, कई बार चुनाव में देखा होगा कि कई बार किसी की जमानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त होना, तो ये बेसिकली होता क्या है? जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन के अंदर तो भाई इसको एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवानी पड़ती है। अगर रिजर्वेशन में नहीं है तो आपको 10,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, अगर रिजर्वेशन के अंदर है तो आपको 5,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट जो भी वोल कंटेस्ट हुई, यानी कि जितनी वैलिड वोट पड़ी हैं, उसका 1/6 सिक्योर करने में नाकाम रहता है तो उसकी ज़मानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त हो जाना भाई एक बहुत ही बुरी हार मानी जाती है। मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि अभी यहाँ पर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 लाख वोट डली हैं, तो 1/6 के हिसाब से अगर उसको 1 लाख से कम वोट मिली होंगी तो उसकी ज़मानत जब्त हो जाएगी, यानी कि 1/6 ऑफ वैलिड वोट। अगर मैं बात करूँ 1/6, तो भी ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो नाम होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। उसके बाद है स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन, कि किस स्टेट के अंदर कितनी सीट होंगी ये किस हिसाब से तय किया जाता है। आपको पता ही है कि भाई सबसे ज़्यादा सीट जो है यूपी के अंदर है। इन सीट्स की गिनती क्या है, किस स्टेट में कितनी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन जाने वाले हैं पार्लियामेंट के ऊपर, लोकसभा के ऊपर, राज्यसभा के ऊपर। तो सीट जो एलोकेट होती है भाई ये होती है पॉपुलेशन वाइज, और ये अभी 1971 के जनगणना के अनुसार ही चल रहा है और 2026 तक चलने वाला है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है तो ये बदला जा सकता है, अदरवाइज ये 2026 के बाद ही बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें भाई, और इन तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप फटाफट से जाकर फॉलो कीजिए, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी जाकर भाई। नेक्स्ट है बिफोर कंप्लीटिंग टर्म लोकसभा कैन बी डिसोल्व। क्या एक लोकसभा की टर्म कंप्लीट होने से पहले उसको डिसोल्व किया जा सकता है भाई? तो बिल्कुल किया जा सकता है भाई। अगर सरकार के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि उनके पास बहुमत नहीं है, तो सरकार गिराई जा सकती है। लेकिन ऐसा कब करेगा? ये करेगा भाई प्रेसिडेंट। किसके कहने पर? प्राइम मिनिस्टर कहने पर, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी हेड भाई प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो उनके कहने पे प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसोल्व कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। नेक्स्ट है सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एट लीस्ट, यानी कि
अगर मैं एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात करूं तो एक साल के अंदर कितनी बार लोकसभा का सेशन बुलाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है अभी 3 सेशन होते हैं टोटल एक साल के अंदर, और हर बार दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उन हाउसेस को प्रेसिडेंट सम्मन करता है कि आके अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अभी कौन सम्मन करता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, तो प्रेसिडेंट करता है। और एक से दूसरे सेशन के बीच का गैप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात भी क्लियर है भाई। और 3 सेशन कौन कौन से हैं? बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो अगर मैं बात करूं कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक साल में कम से कम 2 बार तो सेशन बैठना ही चाहिए। अमूमन जो नॉर्मल कंडीशन में भाई 3 बार बैठता है, बजट सेशन बैठता है, मॉनसून बैठता है और विंटर बैठता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों बाद मॉनसून सेशन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन कोविड-19 करके हो सकता है थोड़ा और डिले हो जाए। तो कोविड-19 के चक्कर में हम देख पाएंगे कि ये 6 महीने वाला उदाहरण काफ़ी अच्छा बैठेगा, क्योंकि बजट सेशन तो कब का खत्म हो चुका है भाई। तो अब देखेंगे हम, क्योंकि वो मार्च के अंदर खत्म हो गया था, तो मार्च के बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड सेशन बैठना था जुलाई के अंदर, लेकिन कोविड करके सेशन नहीं बैठा है। तो मार्च यानी कि थर्ड मंथ और 6 यानी कि सितंबर मंथ के आसपास में जो है भाई लोकसभा का सेशन फिर से बुलाया ही जाएगा। इट मीन्स साल में 2 बार होना तो बहुत ही जरूरी है। नॉर्मली 3 बार होता है, क्योंकि इसलिए पूछा हुआ है कि कम से कम कितनी बार, एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है। उसके बाद है व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ। अब कोरम वर्ड का यूज किस लिए किया गया भाई? कोरम वर्ड का मतलब होता है कि वो मिनिमम स्ट्रेंथ जिससे कि कार्यवाही की जा सके हाउस के अंदर। मान लीजिए अगर 550 लोग हैं तो उसका 1/10 दैट मीन्स 55 लोग तो कम से कम चाहिए हैं कार्रवाई शुरू करने के लिए, तो इसी को बोलते हैं कोरम। और ये दोनों हाउसेस के लिए, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी 1/10 ही है। तो आंसर हो जाएगा कोरम का 1/10 ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। अब हम बात करेंगे द टर्म ऑफ लोकसभा इन 4 ऑप्शन के रिलेटेड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। नॉर्मली क्या होता है अभी लोकसभा की 5 साल की टर्म होती है, तो क्या उसको किसी भी हालत में बढ़ाया नहीं जा सकता? बिल्कुल गलत है भाई, बढ़ाया जा सकता है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट ए टाइम। नेक्स्ट है कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है भाई, यानी कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है तब उस समय पर 1 साल के लिए लोकसभा का टर्म बढ़ाया जा सकता है। अगर उस दौरान फिर से भी इमरजेंसी लगी हुई है तो भाई पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, उस टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि क्या करना है। नेक्स्ट है फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन, यानी कि जब इंडिया में पहली बार लोकसभा इलेक्शन हुए थे, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय पर तो इंटीरियम गवर्नमेंट थी, यानी कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक जवाहरलाल नेहरू ही हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे भाई, ये हुए थे 1952 के अंदर। कितनी सीट्स के लिए? 489 सीट्स के लिए। और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 सीट जीती थी। और पहला सेशन जो लोकसभा का बैठा था वो 13 मई 1952 में बैठा था। और उस समय स्पीकर थे पहले भाई GV मावलंकर जी, और लीडर ऑफ द हाउस जवाहरलाल नेहरू। मोस्टली क्या होता है भाई, जो PM होते हैं वही लीडर ऑफ द हाउस होता है, लेकिन वो PM जो होने चाहिए वो लोकसभा से होने चाहिए। अगर PM राज्यसभा से आएगा तो वो किसी और मेंबर को नॉमिनेट करेगा एज ए लीडर ऑफ हाउस। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि जो सरकार बनती है अभी वो लोकसभा में ही बनती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि अगर मैं एरिया वाइज बात करूं तो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है। तो मैं अभी धीरे धीरे करके सबके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लद्दाख, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। वैसे तो अगर मैं बात करूं 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर है भाई, लेकिन इसके अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन भी शामिल है। अगर मैं उन तीनों रीजन को हटा दूं फिर भी इसकी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो 59,000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए आता है। फिर भी इसका आंसर लद्दाख ही होगा। उससे कम बात करूँ तो भाई बाड़मेर आता है, ये आता है 55,074 किलोमीटर के लिए। कच्छ आता है 41,414 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है अरुणाचल ईस्ट और अरुणाचल वेस्ट। ये है टॉप 5 लार्जेस्ट एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी। और अगर सबसे छोटे की बात करूँ भाई, स्मॉलेस्ट भी पूछा सकता है। अब हाईएस्ट तो आपको पता लगेगा कि लद्दाख है। स्मॉलेस्ट है दिल्ली का चांदनी चौक, ये 10.59 स्क्वायर किलोमीटर है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों ही आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है ए सीट ऑफ ए MP कैन बी डिक्लेयर वैकेंट इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ, यानी कि एक MP की सीट को बर्खास्त किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये सीट खाली है, दोबारा इलेक्शन होंगे, अगर वो कितने पीरियड तक के लिए
हाउस से प्रेजेंट रहे, सॉरी एब्सेंट रहे, यानी कि उपस्थित ही ना हो, हाउस के अंदर आए ही ना। तो भाई अगर विदाउट किसी परमिशन के कोई एमपी 60 डेज तक एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट को डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि 60 डेज का मतलब है भाई 2 मंथ्स। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस, यानी कि आपने देखा होगा भाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वो किसी ना किसी तरह से ओथ लेते हैं भाई, शपथ दिलाई जाती है उनको। अगर इनकेस कभी भी आपके स्टेट में या फिर इंडिया की गवर्नमेंट बन रही है तो उन दिनों में भी न्यूज़ चैनल जरूर देखा कीजिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं भाई इस समय पे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, और तत्कालीन जो हमारे चीफ जस्टिस थे जस्टिस खेर जी, इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। दैट मीन्स ये तो शपथ लेते हैं, तो आंसर प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। ये देख रहे हैं हमारे वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी भी सही आंसर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाते हैं भाई, ये भी प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो दैट मीन्स ये तीनों तो आंसर नहीं है। अब मैं बात करूं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं, उनको तो सार्वजनिक तरीके से शपथ दिलाई जाती है, लेकिन जो अदर जज होते हैं उनको सार्वजनिक शपथ नहीं दिलाई जाती, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है भाई, हमारे देश के प्रेसिडेंट। दैट मीन्स उनको भी शपथ दिलाई जाती है। तो भाई अब रह ही ऑप्शन एक गया है स्पीकर। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी शपथ समारोह नहीं रखा गया। तो दैट मीन्स इनमें से ओथ कौन नहीं लेता है, ये है स्पीकर। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था ये भी भाई, ध्यान रखिएगा आपको। तो ये था आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो, समझ आया तो लाइक करें, और समझ सच में आपको आया है कि इफेक्टिव रहा है तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें ताकि और लोग भी हमारी तरफ से जुड़ पाएँ। तो चलिए भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नए सेशन में।